अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। हम लोगों ने लास्ट टाइम जो है वो रिसर्च एथिक्स के ऊपर बात की थी, रिसर्च मेथोडोलॉजीज़ के ऊपर बात की थी कि बेसिकली वो क्या ऐसी रिसर्च की मेथोडोलॉजीज़ हैं जो हम सबको फॉलो करनी चाहिए इफ़ वी आर गोइंग टू राइट एन एफिशिएंट रिसर्च पेपर। और अगर आप कोई ऐसी वेबसाइट डेवलप करते हैं जिसके ऊपर आप जर्नल्स और रिसर्च पेपर्स को प्लेस करते हैं, तो आपको बड़े अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि उस टाइप की वेबसाइट की क्या डिमांड्स हैं और वो क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपने ज़हन में रखना है व्हेन यू आर डेवलपिंग अ वेबसाइट रिलेटेड टू रिसर्च और रिसर्च आर्टिकल्स। सो उसके अंदर हम लोगों ने एक छोटा-सा रिव्यू जो है वो मैं आपको दे देता हूँ कि लास्ट टाइम हम लोगों ने जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है, उसके अंदर डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो स्टडी की थी। हमने एक रिसर्च पेपर का फॉर्मेट देखा था कि एक रिसर्च पेपर का फॉर्मेट जो है वो क्या होता है। उसके अंदर किस तरीके से आप सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट के ऊपर बात करते हैं, फिर इंट्रोडक्शन के ऊपर एक डिस्कशन होती है। फिर उसके बाद आपके जो लिटरेचर रिव्यू है, लिटरेचर रिव्यू के अंदर जो सबसे ज़रूरी बात थी अंडरस्टैंड करने वाली वो यही थी कि लिटरेचर रिव्यू जो होता है आपका बेसिकली वो लिटरेचर रिव्यू आपका जो भी एग्जिस्टिंग सिस्टम्स होते हैं, उनके ऊपर होता है। आपने उनके ऊपर डिस्कशन करनी होती है कि आपके जो एग्जिस्टिंग सिस्टम्स हैं, वो उनके अंदर क्या-क्या फीचर्स और फंक्शनैलिटी है और हाउ योर सिस्टम इज़ डिफरेंट फ्रॉम देम। आपका सिस्टम किस तरीके से उनसे यूनिक है और डिफरेंट है। तो इसके ऊपर बहुत सी एग्ज़ाम्पल्स जो हैं वो हमने देखी थी। फिर फर्दर आपका जो आपकी सॉल्यूशन मेथोडोलॉजी है, उसके ऊपर बात होती है कि फिर आप कोई ना कोई सॉल्यूशन प्रपोज़ करते हैं। ऑफ़ कोर्स वो एक्सिस्टिंग सिस्टम्स की जो सॉल्यूशंस हैं, उनसे डिवाइस किया गया हो सकता है और इट कैन बी एंटायरली अ कंप्लीट न्यू डिफरेंट सॉल्यूशन। सो और ऑफ़ कोर्स अगर कंप्लीट न्यू डिफरेंट सॉल्यूशन भी है, सो यू हैव टू प्रोवाइड अ लॉजिकल जस्टिफिकेशन दैट हाउ यू आर सेइंग दैट द प्रॉब्लम इज़ गोइंग टू बी सॉल्व्ड is going to be solved through this solution methodology. When you are claiming something, you have to prove it logically. So this is what we do in solution methodology और methodology part कि वहाँ पर हम एक्सप्लेन करते हैं अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट का सॉल्यूशन कि हमने उसको किस तरीके से सॉल्व किया। उसके बाद फिर उसके फर्दर रिजल्ट्स होते हैं, फिर कंक्लूजन्स होते हैं एंड एट द एंड इट इज़ रेफरेंसेस। आप रेफरेंसेस मेंशन करते हो कि कहाँ से कोई बात, कोई सिस्टम का रेफरेंस मिसाल के तौर पे रेफरेंसेस का सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन होता है वो आपका लिटरेचर रिव्यू में होता है क्योंकि लिटरेचर रिव्यू आपने एक्जिस्टिंग सिस्टम्स के ऊपर बताना होता है। एक्जिस्टिंग सिस्टम्स की फंक्शनैलिटी को डिस्कस करना होता है और अल्टीमेटली उसके आखिरी सेक्शन में ये बताना होता है कि हाउ योर सिस्टम इज़ डिफरेंट फ्रॉम देम। तो जब आप उनको कोट करते हो एक्जिस्टिंग सिस्टम्स को और उनके सॉल्यूशंस को, तो ऑफ कोर्स यू हैव टू गिव द रेफरेंस ऑफ दैट वेबसाइट और दैट सिस्टम और व्हाटसोएवर आइदर इट इज़ अ रिसर्च पेपर और समथिंग लाइक दैट। उसके ऊपर आपको प्रॉपर जस्टिफिकेशन विद रेफरेंसिंग देनी होती है। तो ये एक हम लोगों ने एक ओवरऑल देखा था। फिर इसके बाद क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च की टाइप्स भी देखी थी हमने कि क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होती है, क्वांटिटेटिव के अंदर बेसिकली वी फोकस ऑन द क्वालिटी ऑफ द कंटेंट, द वर्ड्स कि आपने क्या लिखा है। उसके अंदर स्टैटिस्टिक्स और डायग्राम्स और स्टेट चार्ट्स और ये सब चीज़ें एज़ सच कोई बार ग्राफ्स, कोई रेशियोज़ ये डिफाइन नहीं होती या उस काम का नेचर इस तरीके का नहीं होता कि उसके अंदर हम स्टैटिस्टिक्स को इन्वॉल्व करें या स्टैटिस्टिक्स के कुछ टूल्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे, उनको इन्वॉल्व करें। उनका नेचर प्योरली थ्योरेटिकल होता है। सो आवर मेन फोकस ऑन क्वालिटेटिव रिसर्च इज़ ऑन वर्ड्स, इज़ ऑन कंटेंट बेसिकली। सो ये 2 टाइप्स की जो रिसर्चेज़ हैं इनको देखा था। फिर इंडक्शन और डिडक्शन के प्रिंसिपल्स देखे थे कि किस तरीके से हम एक जनरल ऑब्जर्वेशन से किसी स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन की तरफ जाते हैं या किसी स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से जनरल ऑब्जर्वेशन की तरफ जाते हैं। तो वी केम टू अ कंक्लूजन दैट व्हेन वी मूव फ्रॉम अ जनरल प्रिंसिपल टू अ स्पेसिफिक प्रिंसिपल और ऑब्जर्वेशन, दैट इज़ द करेक्ट वे ऑफ measuring or evaluating
a system. So that is more accurate and responsive than the system in which we make specific observation first and then we go for a journal for a journal principle. So that is not a good option in research. सो ये चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। फिर हमने सर्वे बेस्ड रिसर्च को बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम सर्वे बेस्ड रिसर्च के लिए क्वेश्चनेयर्स बनाते हैं, उनको पायलट करते हैं, उनको लोगों में एक जो आपकी टारगेट ऑडियंस है, उसमें डिसेमिनेट करते हैं, उनका रिस्पॉन्स लेते हैं, उसको जॉट डाउन करते हैं, फिर क्वेश्चनेयर बनाते हैं। सो वी सॉ ऑल दैट प्रोसेस इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर कि हाउ वी परफॉर्म सर्वे बेस्ड रिसर्च। ऑफ कोर्स उनके उसके अंदर स्टैट्स भी इन्वॉल्व होते हैं। वो जो आपका क्वांटिटेटिव रिसर्च है, उस साइड के ऊपर ये जो आपकी सर्वे बेस्ड रिसर्च है दैट फोकसेस ऑन क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ रिसर्च टॉपिक और एरिया। सो ये सब चीज़ें हम लोगों ने डिटेल में देखी थी। ये हमारा रिसर्च का ऑफ कोर्स यहाँ तक कि आपका जो मिड टर्म का एग्ज़ाम था वो भी यहीं तक हुआ था। अब उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा-सा रिसर्च के को परफ़ॉर्म किस तरीके से करनी है, उनके प्रिंसिपल्स क्या हैं, उसकी मेथोडोलॉजी क्या है, इसके ऊपर तो हमने बड़ी डिटेल में बात की थी और सब चीज़ें देखी थी जिनको मैंने यहाँ पे भी ब्रीफ भी कर दिया। इसके बाद हम लोगों ने अब ये देखना है कि बेसिकली रिसर्च के एथिक्स क्या हैं? व्हाट आर द एथिक्स वी मस्ट फॉलो जो हमारा मेन टॉपिक है। हमारा मेन कंसर्न है, हमारा मेन टॉपिक है कि आप लिख तो आपको पता तो चल गया है कि क्या रिसर्च करने के लिए क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। लेकिन उसके अंदर उन चीज़ों को आपने किस तरीके से परफ़ॉर्म करना है, उनको करने के लिए गुड प्रैक्टिसेज़ क्या हैं, बैड प्रैक्टिसेज़ क्या हैं। अ, वो सब चीज़ों को कैटर करने के लिए यू मस्ट नो कि व्हाट आर द एथिक्स टू रिसर्च। कौन से ऐसे एथिक्स हैं, कौन से ऐसे फंडामेंटल गाइडलाइंस और प्रिंसिपल्स हैं, जो कोई भी रिसर्च आर्टिकल, रिसर्च पेपर लिखते हुए आपके माइंड में होने चाहिए। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो रिसर्च एथिक्स के ऊपर है। लास्ट टाइम हमारा जो डिस्कशन थी आई एम अगेन रिपीटिंग वो मेथोडोलॉजी के ऊपर थी कि रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या है? रिसर्च के अंदर आप क्या-क्या कुछ किस-किस तरीके से कर सकते हैं। इ अब नेक्स्ट स्टेप है एथिक्स का। जब आपको पता लग गया हर चीज़ का कि हाउ यू हैव टू डू द थिंग्स, नाउ यू मस्ट नो how to present the things, how you have to make things better. So for that, we are going to study research ethics, which are followed worldwide. So now we are going to discuss research ethics. I'm going to share the slides so that we can move on. So this is research ethics and plagiarism. We are also going to discuss what is plagiarism and how we are going to avoid it. So, in this chapter, we will cover publication ethics, plagiarism, duplicate submission, data fabrication and falsification, improper author contribution or attribution, redundant publication, confirmation before submission, and publication ethics. We are going to discuss all the things. So, these are some of the ethical issues we always face during research. These are also called author's seven deadly sins. These are the things from which one should prevent himself or herself doing this because these are some practices which are not good ones and we should avoid doing these things. That is care. We are going to discuss these things in detail: carelessness, redundant publication, unfair authorship, conflict of interest, human animal subject violations, plagiarism, and other frauds. First is what is publication ethics? Ethical standards for publication exists to ensure high quality research publications, public trust in research findings, that people receive credit for their ideas. Now, this is something very basic. Okay, there are some ethical standards for when you are going to publish something. There are you have to follow those ethical standards. What are those ethical standards? First of all, when you are writing a paper, you must know that
the knowledge I am going to produce from this research paper should be of high quality. There should be no plagiarism. There should be no redundancy. That means things are repeating again and again. These things should be avoided. It should be a simple, high quality research paper in which quality is your main focus. Secondly, public trust in research findings. There are some organizations or individuals whose research papers are very much, you know, uh, readable to audience, or audience uh, take that paper in a manner कि वो उस चीज को बहुत ज्यादा जो है वो वैल्यू करते हैं स्पेसिफिक लोगों के रिसर्च पेपर्स को। तो वो जो आपकी पब्लिक है, पब्लिक से यहाँ पे मुराद आपकी टारगेट ऑडियंस है। जो आपकी टारगेट ऑडियंस है, आपको उसके ऊपर ट्रस्ट भी बिल्ड करना होता है कि ये जो मेरी रिसर्च फाइंडिंग है, ये फॉल्सिफाइड डेटा के ऊपर नहीं है, फैब्रिकेटेड डेटा के ऊपर नहीं है, ये सब की सब फैक्ट्स और एक्चुअल जो फिगर्स हैं उनके ऊपर है। दैट पीपल रिसीव क्रेडिट फॉर देयर वर्क। और लास्ट इज के जो लोग काम करते हैं, ऑफ कोर्स अगर वो हाई क्वालिटी का काम कर रहे हैं, अपनी जो टारगेट ऑडियंस है, जो पब्लिक है, उनका ट्रस्ट भी उन्होंने जो है वो डेवलप करवाया हुआ है अपना। तो फिर ऑफ कोर्स उनको उस इन सब चीज़ों के बाद अगर वो ये सब चीज़ें एथिकली कर रहे हैं, तो देन दे शुड बी गेटिंग क्रेडिट फॉर इट। उनको उसका क्रेडिट भी मिलना चाहिए। अब इसमें पहली जो सिन है, ऑथर डेडली सिन है, सेवन डेडली सिंस में से, तो ये फर्स्ट वन इज नेग्लिजेंट केयरलेसनेस एंड साइटेशन बायस, अ फेलियर टू एडिक्वेटली रिव्यू द लिटरेचर ऑन अ टॉपिक। अब ये वो कह रहा है कि नेग्लिजेंट के यानी आपकी केयरलेसनेस, साइटेशन से मुराद होती है कि आप किसी के काम को जब अपना ये शो करवाते हैं और नीचे कोटेशन देते हैं कि आई एम यूजिंग दिस एक्स वाई जीज पर्सन's वर्क, सो दैट मीन्स यू आर टेलिंग कि you are citing the work of that XYZ person. So this is called citation. तो अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। वो ये कहता है a failure to adequately review the, ये प्रॉब्लम क्रिएट क्यों होती है? ये प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ तब क्रिएट होती है जब लिटरेचर जो है उसके ऊपर सही स्टडी नहीं की गई होती। और हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर हम रिसर्च से थोड़ी देर के लिए बाहर भी आ जाएं, तो ये बहुत बड़ा इशू है। चाहे आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट हो, चाहे आप वैसे किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो, अगर आप एग्जिस्टिंग सिस्टम्स को एक दफा पढ़ लेते हैं बड़ी डिटेल में, एक अच्छा खासा टाइम स्पैन लगा के, तो बहुत सी चीजें, आपकी बहुत सी प्रॉब्लम्स, आपके बहुत से सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब आपको वहां से मिलना होता है। तो ये जो केयरलेसनेस वाला काम है, ये हमेशा तब होता है जब आप लिटरेचर रिव्यू को सही तरीके से नहीं पढ़ते। कि इस फॉर एग्जांपल कोई भी प्रॉब्लम है, ऑफ कोर्स जब आप लिटरेचर रिव्यू करेंगे तो आप उससे मिलते-जुलते सिस्टम्स को देखेंगे, उनकी बातें, उनकी फंक्शनैलिटीज़, उनका काम साइट करेंगे अपने काम के अंदर। सो यू मस्ट डू इट वेरी, वेरी क्रिटिकली, बिकॉज़ वो लीड करेगी एक अच्छी रिसर्च के ऊपर। ये आपकी जो रिसर्च है लिटरेचर रिव्यू के ऊपर, अगर आपने अच्छे तरीके से लिटरेचर रिव्यूज़ पढ़े हैं ऑन अ स्पेसिफिक सिस्टम और टॉपिक, तो यही चीज़ आपकी एक क्वालिटी वर्क जो है वो प्रोड्यूस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगी आपकी। तो इसमें देन ही सेज लैक ऑफ कंप्लीटनेस in describing one's research methods. Now, this is the thing which is following the first point कि आपका लिटरेचर ठीक नहीं हुआ, आपने रिव्यू सही तरीके से नहीं किया, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं थी, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं थी। अब ये जो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन आपके पास है, जो आपने थोड़ा-सा पढ़ के हासिल की है, इससे जो आप रिसर्च मेथड प्रोवाइड करेंगे, दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। ऑफ कोर्स दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम बिकॉज़ आपको एक चीज़ का कंप्लीटली पता ही नहीं है एंड यू आर गिविंग अ जजमेंट ऑन दैट, सो दैट मीन्स योर जजमेंट विल अल्टीमेटली बी proven wrong because you are unaware of the whole system.
तो आपको जब तक मुकम्मल सिस्टम का नॉलेज नहीं है, खास तौर पे एग्जिस्टिंग सिस्टम्स का, और आप अपना सिस्टम प्रपोज करने लगे हैं विदाउट आइडेंटिफाइंग कि मार्केट में करंटली कौन-कौन से सिस्टम्स ऑपरेशनल है, तो ऑफ कोर्स इसमें रिडंडेंसी भी आएगी। हो सकता है आपने कोई ऐसी चीज़ नेग्लेक्ट की हो, जो आप कर रहे हों और किसी दूसरे सिस्टम में भी ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड हो, मगर वो आपने देखी ना हो। तो ये जो लैक ऑफ कंप्लीटनेस है ना, ये आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी को भी अल्टीमेटली गलत कर देती है। और ये सारा काम शुरू हो रहा है आपकी केयरलेसनेस से, एंड दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम लिटरेचर रिव्यू, presentation of data that are based on faulty statistical analysis. Now this is leading to the second point कि आप फिर उसके बाद जब इनकम्प्लीट रिसर्च होती है, तो फिर उसके बाद ये सब वो चीज़ें हैं, आई टोल्ड बिफोर, जो आपको अवॉइड करनी है, जो आपको नहीं करनी अपनी रिसर्च के अंदर। आई एम मेंशनिंग इट अगेन एंड अगेन। दीज़ आर द थिंग्स व्हिच यू शुड प्रिवेंट योरसेल्फ फ्रॉम डूइंग व्हेन यू आर परफॉर्मिंग और डूइंग अ रिसर्च। So third point is presentation of data that are based on faulty statistical analysis. Of course, जब आपके पास complete research नहीं है, आपके पास stats भी नहीं है, आपके पास data भी नहीं है, then you will go for faulty statistics. You will make fabricated data. You will take help of fabricated data that is your own build data, that has no concern with the ground realities or ground truth. Next comes citation of articles without having read the primary sources. Now, this is something very important कि इसमें सिंपल सी एक बात जो बताने की कोशिश की गई है कि आप पेपर पूरा नहीं पढ़ते, आप रिसर्च आर्टिकल, आप टॉपिक को पूरा नहीं पढ़ते। अगर आप लिटरेचर कर रहे हैं, लिटरेचर रिव्यू पढ़ रहे हैं, आप उसमें से किसी एक कहीं से भी, either it is from introduction section or solution methodology section or literature review section, from wherever you read 2 3 4 5 लाइन्स, आप उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं देखते कि वो अगर बात एक बीच में हुई है, तो वो किस बेस से स्टार्ट हुई है। आप उसको नहीं देखते, आप उसको फॉलो नहीं करते। आप यू आर गोइंग टू यू सिलेक्ट द डेटा ऑफ योर चॉइस अकॉर्डिंग टू योर वर्क। वो उस सिस्टम के अंदर किस तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ है, उसकी क्या स्पेसिफिकेशन है, उसकी क्या एप्लीकेशन है उस सिस्टम के अंदर, we don't cater that. This is very very wrong. You have to avoid doing this. When you read a paper of someone, you firstly you have to read the complete paper, then you have to see the sources of that paper कि उस पेपर को किस किस ने साइट किया हुआ है, उसकी साइटेशंस अगर बहुत ज्यादा है, तो दैट मीन्स दैट इज एन ऑथेंटिक पेपर, आप उससे हेल्प ले सकते हैं। साइटेशंस कम भी हैं, तो दैट डज़न्ट मीन कि वो गलत पेपर है, लेकिन आपको उसके डेटा को कन्फर्म करना होता है कि ये चीज़ें उसने ठीक लिखी हुई हैं या नहीं लिखी हुई। तो विदाउट डूइंग कन्फर्मेशन and passing the information into your paper is entirely wrong. Next comes selective citation of only those articles that support a particular point of view, कि आप कुछ सिलेक्शन कर लेते हैं कि introduction section is meeting my requirements, I'm going to paste this introduction. That is wrong. That is, firstly, you're doing two mistakes, you're doing two sins. First is negligent carelessness and citation bias. This is called citation biasness. And secondly, you're doing plagiarism, so you have to avoid yourself from doing it. Selective citation to enhance one's reputation. Of course, if you are doing selective citation, you are picking the content of a specific topic or from a specific heading, and you are copying it into you are doing plagiarism, and that will ultimately be rejected. So you have to refrain yourself from doing all these things, and these all factors come in the carelessness and citation biasness. Now, the punishment for this sin is request for correction letter to editor. That's it. If you are doing, you have not performed the correct literature review, and you are incomplete in your work, you are making
faulty of course these things are following each other. If you're not performing correct literature, it means that you don't have correct information or complete information. Then you are going to produce the statistics or statistical data that is not correct, and ultimately you are not seeing the primary sources of the data from where it is getting. And you are using selective citation. You are selecting some specific lines from another paper without seeing or checking the context of that lines. You are copying that into your work. So there is nothing to do with the company or publication house. The publication house just requests you for correction, because this is a mistake entirely from the person, the author who is writing the paper. So they reject the paper and give a letter to editor or writer or author that there are some corrections that are required in your paper. You have to correct them. And of course they specifically mention what are the corrections that might be required in your literature review or paper. Preventing carelessness and citation bias. Now these are some of the things which every person who is writing a paper must consider. These are the things which you must do while writing your paper. That is, read what you cite. When you are citing something, you are citing means you are quoting someone else work into your work. Of course you will give the reference of that person at the end in the references section, but the most important thing is read what you cite. You have to read that thing very very carefully and critically, that what the that specific person is relating to in that paragraph or in that heading which you are going to cite in your work. So you have to, and how that concept is related to your research work. You have to see all these things, and then you have to read the content before citing it. So that is the mixture of first and second point, ke cite critically. You have to cite those things critically after seeing the relevance with your content, and after uh, reading all the content critically. Minimize self citation. Do not self Now what is self citation? Self citation is very simple concept. Basically self citation is when you cite your own. For example, I have written 5 or 10 papers. Now 10 papers for instance. Now I'm going to write an 11th research paper, and in that 11th research paper I'm going to cite some content from the 10 papers I have already written. So this is self citation, that I'm citing something, some content, some functionality, some methodology from the papers I have already written. So this is self citation. So that is allowed, but in a very बहुत ही ज़्यादा जो है ना, आपको तरीके से इस्तेमाल करना पड़े। ये नहीं है कि आप हर पैराग्राफ के अंदर सेल्फ साइट कर रहे हैं, अपने कंटेंट को बार-बार साइट करते जा रहे हैं। सो बहुत कम लेवल पे करना चाहिए। देन इज़ अवॉइड अदर सिलेक्शन बायसेस, लैंग्वेज और कल्चरल प्रेफरेंसेस। सिलेक्शन बायसनेस वही है जो मैंने अभी आपको लास्ट टाइम बताया, कि आप बगैर कंटेंट का ए, बी, सी, डी और एक्स, वाई, ज़ेड पोर्शन पढ़े, बीच में जो कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं उनको अपने मुताबिक चेंज करके तो लिख देते हैं। आप ये नहीं देखते कि वो बात अगर किसी ने वहाँ की हुई है तो किस कॉन्टेक्स्ट में की हुई है। यू डोंट सी दैट। तो आपको ये चीज़ जो है वो देखनी चाहिए। ये आप देखते हैं तो फिर आप अल्टीमेटली एक क्वालिटी रिसर्च की तरफ जंप करते हैं। नाउ द नेक्स्ट topic is redundant publication. Now what is redundant publication?
तो रिडंडेंट पब्लिकेशन बेसिकली के ऊपर हम डिस्कशन जो है वो कर रहे हैं कि रिडंडेंट पब्लिकेशन इज कि आप रिडंडेंट पब्लिकेशन से मुराद ये है कि आप डेटा के उस हिस्से को रिपीट करके अपने काम में लिखते हैं जो किसी और ने साइट किया या किसी और का ओरिजिनल काम है। Redundant publication involves the inappropriate division of study outcomes into several articles. So आपकी एक तो बार-बार एक तो ये चीज़ कि आपने अगर एक काम अपने या एक कंटेंट कोई 10-12 लाइनों का अपने एब्स्ट्रैक्ट के अंदर या इंट्रोडक्शन में लिखा है, आप बार-बार उन्हीं 10-12 8, 10-12 लाइनों को या लाइन्स को you are copying them in your solution methodology section, literature review section, multiple times. So this is redundancy कि ये जो इनअप्रोप्रिएट डिवीजन है काम की कि आप रिपीट कर रहे हैं बातें, दैट मस्ट बी अवॉइडेड इन एनी केस। और इसके ऊपर सैंक्शंस क्या है कि इमीडिएट रिजेक्शन ऑफ द इन्फ्रिंजिंग मैन्यूस्क्रिप्ट। आपकी जो मैन्यूस्क्रिप्ट जो आपने लिखी है वो इमीडिएटली रिजेक्ट हो जाती है। और immediate rejection of every other manuscript submitted to any journal published by the publishing body of any of the authors of the infringing manuscript। इसके अलावा और भी जितनी मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं जो आपने किसी जर्नल के अंदर पब्लिश की हैं और उनके अंदर भी यही प्रॉब्लम आ रही है कि वो उनके अंदर रिडंडेंसी बहुत ज़्यादा है, तो वो आपकी रिजेक्शन की तरफ चली जाती है। और इसकी पनिशमेंट भी यही है कि रिजेक्शन ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट एंड कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट कि आपकी जो मैन्यूस्क्रिप्ट या जो आपने लिखा होता है पेपर उसको रिजेक्ट कर देते हैं। दैट मीन्स कि आपको दोबारा से सब कुछ करना पड़ता है। नाउ थर्ड थिंग इज या थर्ड sin इज अनफेयर ऑथरशिप। दिस इज समथिंग वेरी मच इम्पोर्टेंट और ये वो चीजें हैं जो आपको अवॉइड करनी है, आप नहीं कर सकते ये। Some persons who have made significant contributions to an article may not receive sufficient credit or may receive no credit at all। आप जब रिसर्च परफॉर्म करते हैं तो उसके अंदर आप अकेले काम नहीं कर रहे होते। आपको बहुत सारे ऑफ कोर्स हम देखते हैं बहुत सारे रिसर्च पेपर्स के अंदर मल्टीपल राइटर्स होते हैं। 4-4 नाम, 5-5 नाम, 6-6 नाम, 10-10 नाम भी देखने को मिलते हैं अगर बड़ा काम हो तो बहुत। तो पेपर्स के अंदर इस तरीके से भी जो क्रेडिट होता है वो दिया होता है लोगों को। लेकिन अगर आप किसी से कोई हेल्प लेते हैं और वो आपको किसी जगह आप स्टक हो गए हैं, तो ऑफ कोर्स ये आपके ऊपर है। यू आर द वन हू इज़ गोइंग टू डिसाइड कि कौन से लोग जो हैं वो इस ऑथरशिप को ओन करते हैं और कौन से लोग नहीं। लेकिन अगर किसी ने आपके साथ कोई थोड़ी-सी भी हेल्प करवाई हो ड्यूरिंग योर रिसर्च पीरियड, क्योंकि इसके अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सी ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे आप बिल्कुल स्टक हो जाते हैं, आपको चीज़ें समझ नहीं आती। तो आपको उन लोगों को भी क्रेडिट देना चाहिए। क्रेडिट किस तरीके से देंगे? उनका नाम ऑथरशिप में लाकर, इस तरीके से या को-ऑथरशिप में लाकर। तो आगे बात वो कर रहा है, "अ को-ऑथर सच एज़ अ साइंस राइटर इज़ नॉट लिस्टेड बिकॉज़ द सर्विस इज़ प्रोवाइडेड बाय अ ड्रग कंपनी।" नाउ इट इज़ वेरी क्लियर कि एक को-ऑथर जो है उसको लिस्ट नहीं किया गया, जबकि उसने जो सर्विसेज़ हैं वो प्रोवाइड करके दी थी। द सर्विस इज़ प्रोवाइडेड बाय अ ड्रग कंपनी, किसी ड्रग कंपनी ने कुछ सर्विसेज़ प्रोवाइड की थी, जिस वजह से उसका नाम जो है उन्होंने मेंशन एज़ को-ऑथरशिप नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। Some persons are listed as co-authors even though no substantive contribution was made to the article। और कुछ ऐसी जगह पे होता है कि आपने कुछ लोगों का नाम लिखा होता है जिनकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होती, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके उनके साथ रिलेशंस क्या हैं, आप उनके साथ कुछ फैमिली टर्म्स में तो नहीं है या किसी और फाइनेंशियल टर्म्स में है, व्हाटसोएवर इज़ द रीज़न, कोई भी वजह हो सकती है, आपने उनका नाम लिखा हुआ है, बगैर किसी और उनको उस चीज़ का पता ही नहीं है कि वो क्या काम है, वो क्या रिसर्च है, उसके अंदर क्या-क्या कुछ हुआ, क्या-क्या प्रॉब्लम्स आपने फेस की, तो दैट इज़ रॉन्ग। यही है अनफेयर ऑथरशिप कि आप किसी ऐसे बंदे का नाम, किसी ऐसे कंपनी का नाम, कुछ ऐसे लोगों का नाम अपनी ऑथरशिप के अंदर ले आते हैं, जिनकी ना तो ज़रूरत होती है और उन्होंने एक्चुअल में आपको हेल्प आउट भी नहीं किया होता। लेकिन आप कुछ फैमिली टर्म्स के ऊपर, कुछ फ्रेंडशिप टर्म्स के ऊपर या किसी भी और फाइनेंशियल रीज़न्स की किसी भी वजह से, कोई 1, 2, 3 वजह नहीं है इसके अंदर, आप उनका नाम शामिल कर लेते हैं, कोई पर्सनल एडवांटेज या बेनिफिट गेन करने के लिए।
तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसकी कोई थोड़ी-सी भी कंट्रीब्यूशन है आपके काम में, आप समझते हैं कि ये इतनी कंट्रीब्यूशन सफिशिएंट इनफ है कि ही और शी शुड बी द ऑथर और को डिज़र्व्स द को-ऑथरशिप और ऑथरशिप ऑफ दिस रिसर्च, तो आपको उसको लाज़मी एनलिस्ट करना चाहिए और इन लोगों का या उन लोगों का नाम बिल्कुल नहीं शामिल करना चाहिए रिसर्च के अंदर या ऑथरशिप के अंदर जो ना तो अगर उनसे कुछ पूछा जाए तो ओन कर सकने के काबिल हों और जिनको किसी बात का पता ना हो कि ये रिसर्च किस चीज़ के ऊपर है। गलत तरीके से आप उनका नाम जो है वो को-ऑथरशिप के अंदर शामिल कर लें या उनका कोई काम ना हो या किसी और रीज़न की वज़ह से शामिल कर लें, सो दैट मस्ट नॉट बी डन। फेलियर टू गिव प्रॉपर रिकॉग्निशन टू अ पर्सन्स कंट्रीब्यूशन बाय लिस्टिंग देम लोअर इन द ऑथर लिस्ट देन दे डिज़र्व। अब ये भी इसके अंदर चक्कर है कि अगर आप ये देखें, इसमें ये डिपेंड करता है कि आप चीज़ों को किस तरीके से बिकॉज़ यू आर परफॉर्मिंग रिसर्च, आप किसी प्रॉब्लम में स्टक हो गए हैं, सो यू नो कि वो प्रॉब्लम किस लेवल की है? अगर वो माइनर लेवल की प्रॉब्लम है और कोई आपको हेल्प आउट करता है, तो आप उसका नाम की जो ग्रेडिंग है वो उस हिसाब से करें और अगर कोई बहुत आप ऐसी प्रॉब्लम में फँस गए हैं या स्टक हो गए हैं रिसर्च के दौरान, जिसके जो अगर ना होती हल तो शायद आपकी पूरी रिसर्च खत्म हो जाती। तो दैट मीन्स अगर आपको कोई उस प्रॉब्लम से निकाल रहा है रिसर्च के दौरान, तो उसकी ग्रेडिंग आपको हाई करनी पड़ेगी। ग्रेडिंग हाई करने से मतलब ये है कि अगर आप एनलिस्ट कर रहे हैं नाम, तो उसका नाम आपको ऊपर लिखना पड़ेगा बनिस्बत उस बंदे के नाम के जिसने आपको किसी छोटी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया था आपकी रिसर्च के अंदर। तो ये सब चीज़ें आपको मैनेज करनी पड़ती हैं। क्यों? और ये वही बहुत बेहतर तौर पे मैनेज कर सकता है जो सारी रिसर्च जो है वो खुद से परफ़ॉर्म कर रहा हो। Award of co-authorship for minor contribution based on personal और political considerations। तो इसके अंदर ये वही बात जो मैंने आपको की है कि पर्सनल आप उनका नाम को-ऑथरशिप पर चीज़ों के अंदर लिख देते हैं, कोई पर्सनल आपकी बेनिफिट्स होते हैं, कोई पॉलिटिकल कंसिडरेशंस भी हो सकती हैं। यहाँ पे 2 चीज़ें मेंशन की हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये सब नहीं होना चाहिए। किसी को उसने जो काम किया है, जितनी मेहनत की है, उस हिसाब से रिकॉग्निशन भी मिलनी चाहिए और क्रेडिट भी मिलना चाहिए। तो ये अनफेयरनेस जो है ऑथरशिप के अंदर नहीं होनी चाहिए। इसकी सज़ा क्या है? ऑफ़ कोर्स इसमें अगर आप किसी का नाम ऑथर में लिखते हैं या नहीं लिखते, इससे कंपनी को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कंपनी ने तो कंटेंट के ऊपर जाना है और कंटेंट को देखना है और उसको हर लिहाज़ से इवैल्यूएट करना है। ऑथरशिप्स और लोगों की डिटेल्स आपके पास है, वो आपने बिल्कुल एक फ़ेयर और जस्ट तरीके से लिखनी है। अगर आप नहीं करेंगे तो ऑफ़ कोर्स ये आपस में लड़ाई है, कलीग्स आपके एंग्री होंगे, कुछ कंप्लेंट्स करेंगे एम्प्लॉयर को, एडिटर को कि आपने मेरा नाम यहाँ नहीं लिखा, मैंने इतनी कंट्रीब्यूशन की थी। तो दैट इज़ यू नो अ बिट ऑफ fights between your colleagues and something that has nothing to do with the publication house or publication body। उसका कोई कंसर्न नहीं है। तो ये आपस में ही लड़ाइयाँ और मामलात जो हैं वो आपके चलते रहेंगे अनफेयर ऑथरशिप में और ये कोशिश करनी चाहिए ना हो और ये अगर नहीं होगी तो फिर ये सब चीज़ें भी नहीं होंगी आपके साथ। अच्छा, आगे अब वो कह रहा है हाउ टू प्रिवेंट, क्या ऐसे तरीके हैं जिनसे आप रोक सकते हैं? यानी ये चीज़ें आपको करनी चाहिए। एस्टेब्लिश अ नॉर्म ऑफ ट्रांसपेरेंसी फॉर द ऑथरशिप प्रोसेस। आपके माइंड में एक पूरे का पूरा प्रोसेस होना चाहिए, जिससे आप गुज़रने के बाद बिल्कुल क्लियरली ये चीज़ डिस्टिंग्विश कर सकें कि कौन से ऐसे लोग हैं जो ऑथरशिप डिज़र्व करते हैं मेरे अलावा, कौन से ऐसे लोग हैं जो को-ऑथरशिप डिज़र्व करते हैं और आपको उनकी प्रॉपर एनलिस्टिंग ग्रेडिंग करनी चाहिए कि इसने मुझे 40% जो सॉल्यूशंस थे प्रोवाइड किए मैं इसका नाम ऊपर लिखूँ। किसी की कंट्रीब्यूशन 10% थी तो उसका नाम मैं नीचे लिखूँ। तो इस तरीके से आपको एनलिस्ट जो है वो उन लोगों को करना चाहिए बेस्ड अपॉन देयर कंट्रीब्यूशन कि वो कितने परसेंट कंट्रीब्यूशन थी। तो ये अगर आप करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा इन ऑथरशिप प्रॉब्लम से निकलना। आप ज़्यादा जल्दी और बेहतर तरीके से ये चीज़ों को हैंडल कर लेंगे और ज़्यादा परेशान भी इसके अंदर नहीं होंगे। डिस्ट्रीब्यूट एंड डिस्कस ऑथरशिप गाइडलाइंस। ऑथरशिप की कुछ गाइडलाइंस बनाएँ कि जो बंदा मुझे किसी प्रॉब्लम के अंदर असिस्ट करेगा, किस लिहाज से, किस लेवल की प्रॉब्लम होगी,
तो मैं उसको उस हिसाब से उसकी कंट्रीब्यूशन जो है वो लेबल करके लगाऊँगा पेपर में। कंडक्ट एन इन्वेंटरी ऑफ कंट्रीब्यूशंस एट बिगिनिंग, मिडल एंड एंड ऑफ प्रोसेस। देखिए ना, ये वही बात है जो मैंने शुरू में आपको बताई है कि जो बंदा रिसर्च परफॉर्म कर रहा है ना सारी, वो ये चीज़ों को बहुत बेहतर तौर पे जानता है कि मैं बिगिनिंग में किन प्रॉब्लम्स के अंदर फेस कर रहा था और मुझे किन-किन लोगों ने हेल्प आउट किया। मैं ड्यूरिंग द मिडल, जो नेक्स्ट स्टेज है, मिडल ऑफ माय रिसर्च, मैं किन प्रॉब्लम्स को ऑफ कोर्स वो ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स होंगी बजाए ये कि वो प्रॉब्लम्स जो बिगिनिंग में थी। तो वो ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होगी क्योंकि उसमें और किस्म के चैलेंजेज़ आपको फेस करने पड़ते हैं रिसर्चर को। तो उन प्रॉब्लम्स के अंदर मुझे किन लोगों ने असिस्ट किया या किन एक्सपर्ट्स से या स्पेसिफिक स्किल सेट के लोगों से मैंने हेल्प ली, तो उन्होंने मुझे किस तरीके से असिस्ट किया। हो सकता है कोई बंदा अगर आपको किसी एक प्रॉब्लम में असिस्ट कर रहा हो, तो असिस्ट करते-करते वो आपको किसी एक चीज़ का सॉल्यूशन ना दे, वो आपको मल्टीपल चीज़ों के सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दे। सो दैट डिपेंड्स कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ योर प्रॉब्लम और रिसर्च। तो ये इसका पता होना बहुत ज़रूरी है। तो अनफ़ेयर ये जो ये जो इन्वेंटरी है कंट्रीब्यूशंस की, कि किसने कितना कहाँ पर कंट्रीब्यूट किया, बिगिनिंग में कितना किया, किसने मिडल में कितना किसने किया, किस प्रॉब्लम और किस लेवल ऑफ प्रॉब्लम के अगेंस्ट किया और एट द एंड ऑफ माय रिसर्च किसने कितना किया। फिर अगर आप इंस्टीट्यूशन को रन कर रहे हैं, तो आपको कुछ इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी, वरना कुछ इंडिविजुअल पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी, जिसके ऊपर ये जितने लोग हैं, उनको वो पहले पढ़ लें ताकि उनके लिए आसानी हो जाए चीज़ों को मैनेज करने में और उनको पता हो कि यार हम लोग जो कंट्रीब्यूशन करेंगे किसी इस बंदे के काम में, तो हमें भी इसकी रिकॉग्निशन और क्रेडिट और फेम मिलेगा। तो दैट इज़ अनफेयर ऑथरशिप। Now, this next one is plagiarism. So, I will try to end the presentation over here. हम ये जो plagiarism है, ये next class के अंदर जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं जिनको आपने जो हम लोगों ने ये हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने ये जो आपने देखा कि किस तरीके से जो 7 डेडली सिन्स हैं हम लोगों ने उन डोंट्स की बात की है, जो हमें नहीं करने चाहिए। और उसमें कुछ चीज़ें हम लोगों ने देखी हैं, अनफेयर ऑथरशिप देखी है, केयरलेसनेस, बायसनेस देखी है, साइटेशन बायसनेस देखी है। फिर और भी 1-2 चीज़ें देखी हैं कि किस तरीके से जो रिडंडेंट पब्लिकेशन है वो नहीं होनी चाहिए। हमने डोंट्स के ऊपर बात की है, फिर हम लोगों ने ये भी देखा है कि हम ऐसे क्या-क्या नॉर्म्स और कल्चर और गाइडलाइंस हैं, फंडामेंटल गाइडलाइंस हैं जिनको हम फॉलो करें, तो हम इन सब चीज़ों को अवॉइड भी कर सकते हैं। तो ये सब कुछ आपकी अवेयरनेस के लिए है कि आपकी रिसर्च मुकम्मल हर लिहाज से एथिकल होनी चाहिए। उसके अंदर कोई ऐसे मीन्स नहीं होने चाहिए जिनमें से ये अंदाज़ा हो या जिनसे ये लगे कि आपने एथिक्स के जो गाइडलाइंस और प्रिंसिपल्स हैं उनको ब्रेक किया है। तो ये सब चीज़ें जो हैं हम लोगों ने आज डेडली सिंस से ऑथर 7 डेडली सिंस रिसर्च एथिक्स के अंदर जो हैं वो पढ़ी हैं। तो आप इस लेक्चर को अच्छे तरीके से सुनिएगा और अगर आपकी कोई ऑफ़ कोर्स हम लोगों का जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसके अंदर हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे और आपकी कोई भी प्रॉब्लम होगी या क्यूरी होगी, तो वी आर गोइंग टू सॉल्व दैट क्यूरी ओवर देयर इन दैट ऑनलाइन लाइव सेशन। So this is all for today. Thank you very much. Take care. Allah Hafiz.